ऐसे में ऐसी क्या नौबत आ गई? शेख हसीना भाप नहीं पाई इस खतरे को, या कुछ ऐसा अंदर खाने चल रहा था? आर्मी की पोजीशनिंग, आर्मी चीफ के तमाम ऐलान और ऑपोजिशन में आते हुए सरकार के, जब उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली डील करना होगा इन आंदोलनकारियों से, आर्मी ने कहा नहीं, इनके साथ स्ट्रिक्टली डील नहीं करेंगे, आप बातचीत करिए और इसको सॉल्व करिए और उसके बाद आर्मी का टेक ओवर कर लेना। देखिए, सवाल इस बात का है कि आज अगस्त तो चल रहा है और जनवरी में वहाँ आम चुनाव हुए थे। उस वक्त अपोजिशन पार्टियां जो थी उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। उसी वक्त से कुछ ऐसा अंदर अंदर पक रहा था कि जिससे कि इस भाप नहीं पाई इस सिचुएशन को, और ये पकते पकते आज ये स्थिति आ गई और आरक्षण का मुद्दा लिया गया, उस पर जो कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके बावजूद आप ये देखिए। लेकिन बीच में हम ये भी कहेंगे कि हिंदुस्तान की तो अच्छी दोस्त हैं और थी ये पहले भी, लेकिन इन्होंने बीच में जो है अपनी लॉयल्टी थोड़ा चाइना के साथ चेंज की थी। ये चाइना भी गई, चाइना में वहाँ पे मिले नहीं प्रेसिडेंट को और ये वहाँ से वापस आई, अपना दौरा लेके वापस आई। जबकि हमारे देश की जो पॉलिसी रही है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है, 14 से जब आए हैं वो पावर में, तब से उन्होंने यही कहा है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हमारे हमेशा साथ होने चाहिए, उनसे हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। अब आप देखिए, हमेशा जो है हिंदुस्तान की जो पॉलिसी रही है कि नियर बाई, तो इसकी वजह से देखिए, आप देखिएगा कि मालदीव में भी बचाया गया और हमेशा नेपाल का भी साथ दिया जाता रहा। हमेशा देखिए, आपने श्रीलंका के अंदर भी देखा कितनी बड़ी मदद की है हमारे हिंदुस्तान ने, हमेशा, अभी नहीं तो श्रीलंका में मदद की गई। तो पड़ोसी देशों को हमेशा रखने का साथ है। और आप देखिएगा कि ये जो इन्होंने पॉलिसी अपनी चेंज की थी उसकी वजह से अब चाइना जो है इनके साथ नहीं रहा होगा, तभी उसने उनके प्रेसिडेंट ने मिलने से मना कर दिया। और जिसका नतीजा ये है कि वहाँ पर मैं तो समझता हूँ कि पूरा चाइना का हाथ है इसमें, और इसीलिए इनको वहाँ पे सत्ता छोड़नी पड़ी। और आप देखिए कि एक तो स्टूडेंट का ये जो होता है प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट को उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं कि ये कैसा है। प्रोटेस्ट जो है यूथ है और उसकी जो बात थी उसको उनको मानना चाहिए था। बीच में क्या हुआ, इनसे गलती ये हो गई कि इन्होंने उठा के मिलिट्री को अंदर डाल दिया, जबकि मिलिट्री को जल्दी एक्शन में नहीं लाना चाहिए। जैसे आप देखिए पाकिस्तान है, आप देखिए नियर बाई कंट्रीज़ हैं, इनमें हमेशा यही होता है कि जो इनके डिफेंस के लोग हैं वो डिफेंस जो हैं वो सत्ता का लालच चख चुके हैं और वो जानते हैं कि सत्ता क्या होती है। इसीलिए देखिए इनको, मैं तो ये कहता हूँ कि गॉड ने इनको बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया कि आर्मी ने इनको जो सेफ पैसेज दिया और अपने ट्रांसपोर्ट जहाज से इनको बाहर भेज दिया, इसलिए कि वो चाहते थे कि हमें सत्ता मिल जाए और ये यहाँ से निकल जाएं। और अब उन्होंने जो अपने ऑर्डर्स देने शुरू किए हैं सिविलियंस को कि आप डिसिप्लिन में रहिए, हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, किसी तरह का कुछ नहीं होगा। तो आप देखिएगा धीरे धीरे यही होगा। लेकिन अभी हमारे देश को देखना होगा, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे पास कई चीजें हैं, सिक्योरिटी की भी हैं और आप देखिए बिजनेस के भी हैं और उनके अच्छे रिश्ते भी रहे हैं, उसको देखना होगा। जल्दी से इनको क्विकली मैं समझना चाहूंगी। राकेश शुक्ला जी आपके पास होते, फिर विपिन जी आपके पास आती हूँ। राकेश शुक्ला साहब, शेख हसीना को ये नहीं कह सकते कि जन समर्थन अपार नहीं मिला, लेकिन उसके साथ साथ उनके ऊपर एलिगेशंस लगते रहे। एलिगेशंस इस बात को लेकर लगते रहे कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट नहीं किया, ऑपोजिशन पार्टीज को बैन लगाने से लेके, लोकतांत्रिक मूल्यों को रिस्पेक्ट ना देने से लेके, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मौके रहे जब शेख हसीना ने अपने आप को एज एन इंडिविजुअल शायद ज्यादा तरजीह दी। विपक्ष के तमाम आरोप, ऑपोजिशन के तमाम आरोप, आपको लगता है कि उन्होंने इसमें घी डालने का काम किया आग में, जो आज पूरे बांग्लादेश में, ढाका में हर तरफ नजर आ रही है? राकेश शुक्ला जी। शेख हसीना इतनी ही अलोकप्रिय थी तो उनको फिर से नहीं चुना जाना चाहिए। रही बात विपक्ष की, विपक्ष कहीं का भी हो, भारत का हो, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, उसका काम है सत्ताधारी दल के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करना, और इसी तरह से शेख हसीना के खिलाफ भी वहां। रही बात की लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही शेख हसीना चुनी गई थी। शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनी, वहां के जनता ने उनको चुन के फिर से सत्ता पे बिठाया जी। जहां तक दूसरी तरह की बातों को यदि किनारे छोड़ा जाए तो मैं फिर से एक बात कहूंगा पूर्णिमा जी, कि वहां एक बड़ी साजिश का नतीजा है तख्तापलट, और उस साजिश के तहत ही उनको हटाया गया। हाँ, इतना जरूर है कि सेना उनको गिरफ्तार करने की बजाय उनको एक पास दिया कि आप बांग्लादेश छोड़ के चली जाएं, क्योंकि यदि उनकी गिरफ्तारी होती तो उससे उन साजिशकर्ताओं के मन में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो छात्र आंदोलन अभी शेख हसीना को तख्त से हटाने के लिए बड़ा अभियान बना हुआ है, कि
शेख हसीना के समर्थक भी बाहर आ जाएं और आंदोलन दो तरह का स्वरूप ले लें। तो ये सारा घटनाक्रम जो चल रहा है उसे बहुत बारीकी से देखने और समझने की जरूरत है। पूर्णिमा जी, ठीक है। विपिन शर्मा जी, आपके पास आते हुए, अभी हालांकि देखिए खबर यह है कि कुछ समय के लिए शेख हसीना इंडिया में हो सकती हैं। अब वो कुछ समय से मेरा मतलब कुछ घंटे भी है, शायद कुछ दिन भी है। हालांकि अगेन आई मस्ट मेंशन कि इसको कंफर्म करना जरूरी है, ये अभी एक खबर है। लेकिन ऐसे में कुछ समय के लिए भी उनका यहाँ पर रहना, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ है, रेहाना जो कि ब्रिटिश सिटीजन है, ऐसे में लाइकली यूके, लंदन या फिर फिनलैंड को लेकर भी बात आ रही है कि वहां पर भी वो पॉलिटिकल असाइलम ले सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है सर? पूर्णिमा जी, देखिए, वी कैन ओनली स्पेकुलेट ऑन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं सामने उभर के आ सकती हैं। और सुरक्षा को लेकर और खास तौर पे जो उनका ओहदा रहा है, और विश्व की सबसे ज्यादा पहली महिला है प्रधानमंत्री जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है, और 20 साल प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश की। तो यहाँ पर कोई भी किसी तरह की चूक नहीं कोई चाहेगा कि उनकी सुरक्षा को लेकर हो, तो कुछ चीजें गोपनीय रखी जाएंगी। और अभी यहाँ पर यह भी एक स्पेकुलेशन है कि ये इंटरिम जो स्टॉप ओवर रहा है या इंटरिम जो हमने रिफ्यूज शरण दी है, तो वो भी कूटनीति के तहत। और ये भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बड़े पुराने नाते रहे हैं, और जो लिबरेशन वॉर था 1971 का, हिंदुस्तान की कितनी भूमिका अहम रही है वहां पर उनको बांग्लादेश को आजादी दिलाने में। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, 14 बिलियन बायलैटरल ट्रेड होता है हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश का, हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है बहुत बड़ा। और साथ साथ क्योंकि ये भी संदर्भ में लेनी पड़ेगी बात कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, और चीन जाना जाता है प्रॉक्सी वॉर के लिए। क्योंकि यहां पर नेपाल के साथ क्या करा उन्होंने, क्योंकि नेपाल के साथ भी हिंदुस्तान के पुराने नाते रहे हैं, तो वहां पर भी कैसे एक उनकी जो डेट ट्रैप पॉलिसी रही है कूटनीति के तहत की लोन्स देकर, प्रलोभन देकर छोटे छोटे मुल्कों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और स्थिति क्या कर रखी है, बद से बदतर हो रखा है नेपाल, जो अतिक्रमण वहां पर करा है, कब्जा करा है चीन ने। तो वही बात है कि उनकी ये एक रणनीति के तहत चीन इस समय, क्योंकि ये आप इस संभावना को नकार नहीं सकते कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, जो इंस्टिगेट करा है, परपेट्रेट करा है, और सिचुएशन हैज स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल कि 4 लाख अगर प्रदर्शनकारी सड़कों पे उतरे हुए हैं और उपद्रव मचा हुआ है बांग्लादेश में, तो यहां पर पैनी नजर हिंदुस्तान को बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका सीधा असर हिंदुस्तान पे आएगा। लेकिन मैं इस बीच एक बड़ी जरूरी बात यह बोलना चाहूंगा कि अब कम से कम, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं, और जैसे अंग्रेजी की कहावत है, एडवर्सिटी ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ अ सिचुएशन। सो यहां पर हम लोगों को समझना है कि बड़े जिम्मेदारी से खास तौर पे जो नेता है, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष को, उनको बयानवीर नहीं बनना, बयानबाजी जो भी करें आग को बुझाना है, ना कि आग में घी डालना है। और यहां पर आज मुझे लगता है कुछ लोगों को जरूर समझ आएगा कि जो एक कानून आया, जिसका जन्म हुआ नागरिक संशोधन कानून, उसके पीछे की वजह लोगों को समझ आएगी कि यहां पर जो चिन्हित करे गए थे 3 मुल्क, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कि वहां पर जो परसिक्यूशन होता आया था माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यक का, हम तो बड़ा नाज महसूस करते हैं हिंदुस्तान को लेकर कि इकलौता ऐसा विश्व में पूरे मुल्क है कि जहां पर समाज का हर एक तबका महफूज है। ठीक है। और हमें अपनी फौज पे भी नाज है। और यहां पर अब क्योंकि जो हिंडन एयरबेस पे इनका विमान लैंड हुआ है, उसके पीछे की भी वजह है, क्योंकि बार बार पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि त्रिपुरा में वो लैंड करेगा विमान, फिर अंत में अगर गाजियाबाद ये हिंडन एयरबेस पे आया तो वो एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, और उसके स्ट्रेटेजिक जो उसका जो महत्व है वो अपनी जगह है। जी सर, ठीक है सर।